नमस्कार दोस्तों। गीता और इंदल आम आदमी थे। पति पत्नी में बहुत प्यार था। मेरे पति बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद उनके ऊपर 5 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और ठाकुर साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी नहीं था। ऐसे हालत से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो गुस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। यह उन दिनों की बात है जब मेरी शादी के 12 साल बीत गए थे। ऊपर वाले ने 5 बेटियां और दी थीं, लेकिन 5 बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। साहब का छोटा सा घर है, कम सैलरी, ना कोई नौकर ना कोई चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर के काम काज संभाले नहीं संभलते थे। साहिब भी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। सुक्की सिंह उनके पापा मेरी शादी से कुछ समय बाद ही गुजर गए और मेरी सास ने मेरी शादी के बाद ही काम करना बंद कर दिया था। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा हिस्सा में बड़ा मुश्किल होता। हालांकि साहब जी सुबह भैंसों को चारा डालने में मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने काम पर चले जाते तो मेरा पूरा दिन घन चक्कर बने गुजरा करना पड़ता। दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता। ठाकुर साहब शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चों में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चों की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई, खानादारी, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ठाकुर साहब एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो मैडम, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। ठाकुर साहब मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग अपने ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ नहीं दिनों के लिए घूमने दुबई गए हैं और यह उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी की छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफेद थे, नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन साहब के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते थे। वे सुबह 7 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 6 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज मैं उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक काम आसान हुआ। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वो छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, बिटिया मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना साल लिबास पहने हुए रुमाल लटकाए वह गर्मी में माथे का पसीना पोंछते हुए मेरा एहसास करने आ जाते। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम करते हुए भी शर्म आती थी। बड़े भैया आप रहने दें, हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर जरूरी है।
बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला दिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत अच्छी हो गई थी। बाजार की चीज़ों में उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं। जब मैं कहती हाँ जाएं, तो कहते कि मुझे 20 रुपए दे दो। पैसे तो मेरे पास अक्सर होते ही थे। मैं रोज 20 रुपए उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 50 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े भैया ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटा सिर्फ 20 रुपया ही लूंगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 50 रुपए दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 20 रुपया ही लूंगा। मुझे उनकी ये बातें कुछ अजीब सी लगीं। 2 महीने गुजर गए, इसलिए अब मैं उन बड़े भैया से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी, तब वो मेरे से बच्चों के बारे में बात कर लेते थे। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे अकेले घर वालों के बारे में पूछा तो कदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चेहरा टेढ़ा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैं उनसे नजरें चुरा रही थी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोश सी किचन से बाहर निकल गई। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनके घर वालों के बारे में पूछने के लिए। बेहतर है कि मैं अपने काम से काम रखूं। खैर, अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वो अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछा कि बड़े भैया, ठाकुर साहब की पत्नी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया, वे कैसी हैं? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज हैं लेकिन अच्छी हैं। अब क्या करें, नौकर हैं तो नखरा क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही भी खाने लगे। बड़े भैया, ठाकुर साहब आपकी क्या सैलरी देते हैं? नहीं, सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछे। वो कुछ पल के लिए मुझे जोर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिए। मैं जरा बच्चों को देख लूं। फिर वो किचन से बाहर निकल गई। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियां अपने जोर पर थीं, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर आटा गूंद रहे थे। जब मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्मों के निशान थे। लग रहा था कि जैसे बुरी तरह से हाथ जला हो। बड़े भैया, ये कैसे जला हुआ था? वे सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे अब उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे की ओर की और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक ही घटाई छाई हुई थी। न जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा शक होने लगा था। शाम को 7 बजते ही उन्हें वापस की जल्दी होती थी। कई बार साहब ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहां आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं। लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों में अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम ठाकुर साहब का रखती हो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों जुग जुग जियो। तभी तो 6 बजते ही आपको
जाने की जल्दी होती है, वो इंतजार में रहती होंगी। मेरी बात एक उलझन से उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोली, ठीक कहती हो बेटियां, मेरे इंतजार में ही होती हैं। कि मैं जरा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी राह ताकने लगती हैं, फिर पलटकर हमें देखने लगती हैं। तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना, तुम पूछती हो कि मैं 20 रुपया क्यों लेता हूँ। लूलिया की अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होंगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखती हैं। उनके आते ही भूख लगी होगी, ये कहकर वो मेरे पास आए। राह हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने ले गए, जहाँ के हालात भी बाकी घर जैसे ही हैं। काली बावर्ची खाना था, थोड़े से स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं, इसलिए कार है, उसी से बचने के लिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वो मुझे और साहब को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर साहब और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने बड़े भैया को देखा था। तस्वीर में बड़े भैया अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 23 या 24 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 साल की होगी। साहब की आंखें फैली हुई थीं। ये तो अशोक सर हैं। साहब ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह सुनकर अब मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मेरे आज तक साहब के बॉस को नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। बड़े भैया, आप अशोक सर के बाबा हैं। साहब की आवाज हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े भैया की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। बड़े भैया ने बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। साहब ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वो साहब के गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें ये सब देखकर पथरा सी गईं। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बेटा, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद के नींद चैन सब हराम कर लिया था। शुरू से ही अशोक साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज 20 रुपए मिलते थे, उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सुबह से ड्यूटी रात 6 बजे तक की थी। आकाश छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे या मेरे बाप को आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दिए। मैं 8 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगें दबाकर माँ की दिल की बात सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वहीं 1-2 घंटे की हमारी अपनी जिंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। आकाश के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे खाने खाकर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब सुदेश ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी नहीं हुई। हमारे से यह बाल खूबसूरती जवानी, आश्रम की परवरिश और ख्वाहिशों के सामान इकट्ठे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। आकाश अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने
अपने सेठ अशोक साहब से कहकर आकाश की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारी थी, बस रोज के 20 रुपया की सैलरी पर। बाकी वो अपना घर का बचा खाना और जूते कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और सुदेश के वक्त गुजारा करता था। साहब की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम भारती है। यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यहीं तक रहती तो तकलीफ ना देती। आकाश की सैलरी अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा अब हम दोनों बूढ़े बुढ़िया की दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। जो वक्त मैं जवानी में बीवी को नहीं दे पाया, वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सोच तो यही थी कि जैसी सेवा सुदेश ने मेरे माँ बाप की है, बहू भी वैसे ही हमारी भी करेगी। आकाश की पहली सैलरी मिलने पर अशोक साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन अशोक सर मेरे घर आए और आशा के लिए आकाश का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गया। कहा आकाश और कहाँ आशा। आकाश खूबसूरत था और मेहनती भी था। अशोक सर को और क्या चाहिए था। सारी जिंदगी मेरी तो गुलामी में ही रह गई थी। अब उन्हें आश्रय की गुलामी चाहिए थी। नाराज बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन ना रह पाती। इसलिए आकाश को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी उससे शादी करने पर वो डटा रहा, लेकिन मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। आशा चंद दिन में ही हमारे घर की जीनत बनी, फिर आकाश को भी अपने साथ ले गई। सुदेश बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी जिंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिशों पर मिट्टी डालकर आकाश की ख्वाहिशों को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा वो हमारा फर्ज था। वो रोने लगी, कहने लगी उसी का कोई फर्ज नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। आकाश पहले पहले तो हफ्ते में 1-2 बार चेहरा दिखा जाता था। घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता, तो किसी और घर में नौकरी कर ली। सुदेश की जवानी भी मेरा इंतजार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतजार की नज़र हो गया। मुझे अगर जरा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतजार करती रहती, और इसी इंतजार में एक दिन गुजर गई। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने सुदेश को कहीं नहीं जाने दिया और यहीं ऐसी आंगन में जमीन में दफना दिया। आकाश मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि सुदेश अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। आकाश कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मेरे लड़के के बच्चे अपने माँ के नक्शे कदम पर चल निकले, इसलिए मेरी है सियासत उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब मैं भी वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फर्क ये है कि अब अशोक सर के बजाय रुपए नौकरी के पैसे बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती है। सुदेश को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 20 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ।
सोचता हूँ सारी जिंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दी, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता क्योंकि जिंदगी नौकरी करते ही गुजरी है, लेकिन वो मुझे और लोगों के सामने जलील करता था, जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं था, और मैंने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।